तो इसमें अगर हम लोग यूनिट 1 को देखें, इसमें हमें जो पढ़ना है वह है बेसिकली, इसमें सिर्फ हमें ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, ग्रुप्स एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़, ग्रुप्स एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक। और इसी यूनिट में थोड़ा सा हमको लीनियर कॉन्ग्रुएंस के बारे में भी पढ़ना है। अब ये सब क्या है ये भी आप आगे देखेंगे, सिर्फ मैं आपको अभी एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि आप किस यूनिट को किस तरह से देखेंगे। तो यूनिट 1 में जो है वो ग्रुप है, ग्रुप का डिफिनीशन वगैरह बताया जाएगा, बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताई जाएंगी, और लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, और लीनियर कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड 2-3 थ्योरम है, जैसे फॉर्मेट थ्योरम, आइलर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, इन सब की बात हम लोग यूनिट 1 में करेंगे। इसके बाद आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको क्या करना है, बेसिकली नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। अब नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ये सब बातें अभी हम लोग करेंगे। तो ये यूनिट जो डेडिकेटेड है वो मेनली नॉर्मल सब ग्रुप्स पर डेडिकेटेड है, और इसी में इसी यूनिट का जो और एक मेजर पोर्शन है, बड़ा टॉपिक है, वो सिमेट्रिक ग्रुप एंड डाइहेड्रल ग्रुप। ये दोनों ही ग्रुप बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे सब्जेक्ट के फॉर्मेशन में, इस पूरे सब्जेक्ट के डिस्कवरी में या इन्वेंशन में कहें, इस ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसी एग्जाम्पल की वजह से ही ये पेपर बना ही, अगर हम बेसिकली देखें, और कैसे वो अभी उसकी बात हम लोग करेंगे। सिमेट्रिक एंड डाइहेड्रल ग्रुप, सिमेट्रिक एंड डाइहेड्रल ग्रुप यूनिट 2 में मेनली इन्हीं की बात होगी। इसके बाद अगर हम यूनिट 3 की बात करें, तो यूनिट 3 जो है इसमें हमें बात करना है ग्रुप एक्शन के बारे में। ग्रुप एक्शन क्या है, अभी ये सब बातें होंगी ग्रुप एक्शन के बारे में। यूनिट्स का मैं आपको बेसिकली एक नेम दे रहा हूँ कि इस यूनिट को आप इस नाम से जान सकते हैं, ताकि बीच में अगर हम लोग बात करें कि हमने ये टॉपिक इस यूनिट में पढ़ा है तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाए कहाँ की बात हो रही है, और आप उसे नोट्स में फट से देख लें। उसके बाद यूनिट 4 की अगर बात करें, इसमें एक ही टॉपिक होगा ग्रुप एक्शन, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 4 में अगर हम लोग देखें तो यूनिट 4 जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगा ग्रुप थ्योरी से, है इस्तेमाल उसका ही, लेकिन इसमें बेसिकली हम लोग रिंग की बात करते हैं, इसीलिए इस यूनिट को नाम हम रिंग थ्योरी दे सकते हैं। रिंग के बारे में आपने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। जब वेक्टर स्पेस आपको पढ़ाया जाता है तो पहले रिंग बनाया जाता है, फिर फील्ड बनाया जाता है, उसके पहले डिवीज़न रिंग बनाया जाता है, सबकी बात होती है, तब हम लोग वेक्टर स्पेस की बात कर पाते हैं। तो ये यूनिट रिंग थ्योरी को डेडिकेटेड होगा। और जो यूनिट 5 होगा हम लोगों का, दैट विल बी अरिथमेटिक। ये यूनिट आपका थोड़ा आसान पड़ जाता है बाकी सबके कंपैरिजन में, तो इसमें पूरे में पूरे मार्क्स पाने के पूरे चांस होते हैं, और कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये यूनिट, पाँचों यूनिट का बेसिकली क्या है, किसमें क्या है, इसको हम इस हेडिंग से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट 1 पहले तो समझेंगे कि इस पेपर को पढ़ना क्यों है। सबसे पहली बात यही होगी कि ये पेपर की ज़रूरत क्या है, ये बना क्यों, कैसे बना, इसके डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ की ओरिजिन सब पता होती है तो ठीक होता है, तभी उसके पीक पर पहुंचा जा सकता है। अगर बेस आपको नहीं पता है कहाँ है इसका, और पीक आप ढूंढ रहे हैं, तो आप भ्रमित हो सकते हैं। तो इस पेपर का जो फॉर्मेशन है, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो मेनली 19th सेंचुरी में हुआ, और इसके जो अगर फाउंडिंग फादर की बात किया जाए तो हम एवरिस्ट गलवा एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, बहुत ही प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन थे। तो थोड़ा सा मैं आपको गलवा के बारे में बता दूं, तो फिर इसके हम डिस्कवरी के पीछे जाएंगे, इस पेपर की इन्वेंशन के पीछे जाएंगे। तो ये फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए एवरिस्ट गलवा। बहुत ही पैसिनेटिंग लाइफ हिस्ट्री है इनकी, एवरिस्ट गलवा। इनका जो जन्म है वो 1811 में पेरिस में हुआ था, और आपको जानकर बहुत ही सरप्राइज़ होगा कि नियरली 1832 में इनकी डेथ भी हो गई। तो तकरीबन 20 साल 19 साल इनका लाइफ स्पैन रहा। लेकिन इसी 19-20 साल की उम्र में इतनी बेहतरीन मैथमेटिक्स इनकी थी कि इनकी वजह से आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते हैं, ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं। एमएससी में जाएंगे आप, गलवा थ्योरी पूरा एक पेपर ही है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन थ्योरी आता है। तो बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही इंटेलिजेंट ये मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच थे। मात्र 19 से 20 साल की उम्र में इनका जो रिसर्च पेपर था मात्र 60 पेज का था, ओनली 60 पेजेस। और उसी 60 पेजों में
क्या क्रांतिकारी गणित किए होंगे आप सोच सकते हैं। मात्र 19-20 साल का लड़का और इतनी हायर मैथमेटिक्स कैसे सोच सकता है, गॉड गिफ्टेड ही माना जा सकता है, या जो भी रहा हो, अब हमें तो एग्जैक्ट पता नहीं है। और आपको और जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने जो अपना ये पेपर है ना, जेल में लिखा था। बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे, ये गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते थे, तो लड़ वड़ जाया करते थे। अब इनके डेथ की भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनको ही वॉज शॉट डेड, इनको गोली मारी गई थी और उसमें इनकी मृत्यु हुई थी। तो बहुत ही पैसिनेटिंग है, अगर आपको मौका मिले तो इनकी जो जीवनी है ज़रूर पढ़ें। और थोड़ा सा रिकैप आपके जो जोसेफ ए गैलियन बुक है, जे गैलियन में, उसमें भी दिया हुआ है इनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। थोड़ा सा आपको मोटिवेटिंग लगेगा कि नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी बन गया है। बहुत ही लोगों को इंस्पायर किए इन्होंने, इन्हीं की दम पर ये पूरा पेपर बना। और इनफैक्ट इन्होंने ही पहले ग्रुप वर्ड का यूज़ भी किया था, इन्होंने ही ग्रुप वर्ड का यूज़ किया था, और इन्होंने ही नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट भी दिया था। बहुत सारे सब ग्रुप्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली इन्हीं के हैंड से आए हैं, इन्हीं के दिमाग की उपज हैं। तो इसीलिए इनको इस सेंस में इस पेपर का इन्वेंटर माना जा सकता है, डिस्कवरर माना जा सकता है। बाकी अगर और बात करें तो इस पेपर में मेनली तीन एरियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। अभी उनकी हम बात करते हैं कौन कौन से एरियाज थे, क्योंकि किसी भी चीज़ का ओरिजिन प्रॉब्लम से होता है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो नई चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो समझिए कुछ अच्छा ही होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। तो जो 19th सेंचुरी की मैथमेटिक्स थी वो बेसिकली क्या था कि इक्वेशंस की रूट निकालने के पीछे डेडिकेटेड था। तो यहाँ से जो इसकी डेवलपमेंट की हिस्ट्री है वो 3 चीज़ों की वजह से हुई है। पहली चीज़ क्या है, सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ डिग्री मोर देन 4। अगर हमारी इक्वेशन की जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 4 से ज़्यादा है तो उसे सॉल्व करना थोड़ा चैलेंजिंग था, और उसी को सॉल्व करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें बनती, अपने आप इन्वेंट होती, डिस्कवर होती चली गई, और धीरे धीरे रिपर्टरी में, मैथमेटिक्स की रिपर्टरी में इस पेपर का फॉर्मेशन हो गया। और दूसरा जो इसमें आता है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री से भी इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ अभी देखते हैं। और जो तीसरा कारण था वो नंबर थ्योरी था, ठीक। तो इन 3 एरियाज में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए पूरा कंबाइंड करके इस पेपर का फॉर्मेशन हुआ, जो कि प्योर मैथमेटिक्स का आपका ब्रांच है। अब इससे कैसे हुआ, ग्रुप थ्योरी का जो इन्वेंशन है इसका क्या रोल रहा, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने में ग्रुप कहाँ से आ गया, ये तो थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसमें प्योर कहाँ से आ गया, ये थोड़ा सा सोचने की बात है, परसेप्शन की बात है, सभी को पकड़ में नहीं आती हैं, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो आएगा। अब जैसे इसमें क्या था कि जो पुरानी हिस्ट्रीज थी हमारी मैथमेटिक्स की रिगार्डिंग सॉल्विंग द इक्वेशंस, पॉलिनोमियल इक्वेशंस, तो आपको पता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सपोज वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समथिंग लाइक ax² + bx + c, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कॉज बराबर 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसका रूट आसानी से निकाल लेते हैं, क्या आता है, x बराबर स्क्वायर रूट फार्मूले से -b + -b² - 4ac/2। तो एक प्रॉपर फार्मूला है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, और जब भी हम ऐसा कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय रेडिकल्स। ये एक डेफिनेशन बनाई जाती है कि जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास पर्टिकुलर फार्मूला हो तो ऐसे इक्वेशंस को कहा जाता है दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय रेडिकल्स, ठीक। तो देखा गया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कि क्यूबिक इक्वेशन भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, उसके लिए भी फार्मूला बनाया जा सकता है। इसके लिए पर्टिकुलरली रेफनीज मेथड है जो थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट हाँ ये बात सर्टेन है कि फार्मूला है, ये बात क्लियर हो गई। मीन्स क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और यहाँ तक कि बाई क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 4 की जो पॉलिनोमियल्स हैं उसे भी सॉल्व करने के तरीके निकाले गए। उसे आई थिंक उसका जो मेथड है फेरारी मेथड है, वो भी थोड़ा टिपिकल है बट है, फार्मूला है।
तो इन 4 डिग्री तक के इक्वेशंस के लिए, 4 डिग्री तक के पॉलिनोमियल के लिए हम फॉर्मूला बना लिए, हम लोगों ने इसे सॉल्व करना सीख लिया। बट अगर डिग्री 4 से ज़्यादा है, 5 है, 6 है, 5 को क्विंटिक कहा जाता है, क्विंटिक पॉलिनोमियल, ठीक, ये सब बाद में हम लोग देखेंगे, अभी आपको सिर्फ इस पेपर के फॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है कैसे बना। तो ये जो क्विंटिक पॉलिनोमियल था ये बहुत ही समस्या कर रहा था, सॉल्व नहीं हो रहा था। तो इसमें सबसे पहले जो काम किया उसको लेग्रांजे ने किया। लेग्रांजे भी एक मैथमेटिशियन हुए, आपने लेग्रांजे थ्योरम वगैरह सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी सुना होगा नाम इनका। लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम होता है, इंटरमीडिएट में ही आपने नाम सुन लिया होगा। तो सबसे पहला जो काम किया लेग्रांजे ने किया। थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ बट उतना प्रिसाइज नहीं था, उतना क्लियर नहीं था। हालांकि प्रूफ इन्होंने दिया बट बहुत लेंदी था। इसके बाद जो इसमें सबसे माइलस्टोन पॉइंट रहा गलवा की एंट्री। जब गलवा ने एंट्री किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तब इन्होंने नियरली कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि परफेक्ट तो नहीं हो गया, वहाँ पर रुक नहीं सकता है रिसर्च वर्क, बट हाँ चीज़ें क्लियर हो गई कि क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं और किस किस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्होंने एक जो जनरलाइज गलवा थ्योरम दिया वो कहता है कि सारे नहीं सॉल्व होंगे। अगर डिग्री 4 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है, तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगी उन पॉलिनोमियल के कनेक्शन में कि कभी कभी वो सॉल्व होगा और कभी कभी सॉल्व नहीं होगा। मीन्स हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई भी जनरल पॉलिनोमियल है हैविंग डिग्री 5 और मोर देन इट कैन बी एग्जैक्टली सॉल्व्ड। मीन्स हमें कोई भी फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, तो जब नहीं मिलेगा तो उसे कहा जाता है दिस कैन नॉट बी सॉल्व बाई रेडिकल्स। और उसी को सॉल्व करने के प्रोसेस में इतनी सारी चीज़ें बनती चली गई कि पूरा एक ब्रांच ही निकल गया प्योर मैथमेटिक्स का, जिसे हम लोग ग्रुप थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हुआ। अब बात ज्योमेट्री की जाए तो इसका जो अप्रोच था, इस अप्रोच से, ज्योमेट्री के अप्रोच से ग्रुप को रिलेट करना, ये मेनली किया था क्लाइंस ने। फेलिक्स क्लाइंस भी एक मैथमेटिशियन हुए, आपने क्लाइंस बॉटल के बारे में सुना होगा। प्योरली ये ज्योमेट्री पर ही काम करते थे और बाद में ली अलजेब्रा वगैरह बना, जो कि आपको नहीं पढ़ना है बट थोड़ा सा नाम आप सुने रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो इस ज्योमेट्री के अप्रोच को फेलिक्स क्लाइन ने आगे बढ़ाया और इसके माध्यम से ग्रुप थ्योरी के वेरियस कंसेप्ट को इन्होंने इन्वेंट किया। और उसके बाद आता है नंबर थ्योरी का। नंबर थ्योरी का जो अप्रोच था वो मेनली गाउस ने किया। इनका पूरा नाम कार्ल फ्रेडरिक गाउस था। इन्होंने नंबर थ्योरी पर काम किया और ग्रुप थ्योरी के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया। तो ये प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स, कोई भी चीज़ इन्वेंट होती है तो प्रॉब्लम का ही उसमें रोल होता है। और बेसिकली ये 3 प्रॉब्लम्स थी जिससे रिलेट होता हुआ उसमें काम करते करते इस पेपर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट इट्स ओरिजिन ऑफ दिस पेपर नेम्ड ग्रुप थ्योरी। इतना आप थोड़ा सा हिस्ट्री जानते रहें, इसको कोई आपकी बीएससी एग्ज़ाम में यूज़ नहीं है बट आप जानते रहेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होगा कि इसे क्यों पढ़ा जा रहा है, क्या ना पढ़ें तो क्या होगा। ठीक, तो इसके पीछे जो हम लोग अब ये ज्योमेट्री से हमको बहुत मतलब नहीं होगा और नंबर थ्योरी और इक्वेशन सॉल्विंग, यही जो हमारे लिए मेन है। क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल अप्रोच था फेलिक्स क्लाइंस का, इससे आगे चल के एक और अलजेब्रा बन गई, एक और पार्ट बन गया जिसे ली अलजेब्रा कहा जाता है। और ली अलजेब्रा उतना प्रिसाइज नहीं है, बिना ही ग्रेजुएशन के लेवल पे ना ही पीजी के लेवल पे, मेनली उस पर रिसर्च वर्क ही होता है। थोड़ा बहुत पीजी में पढ़ाया जाता है लेकिन वो सिर्फ बेसिक्स होते हैं, डिफिनीशंस वगैरह, तो बहुत कुछ उसमें हमको नहीं बात करना है। तो हमें जो अब पढ़ना है वो हम अपना पेपर स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसे कहते हैं, और इसमें हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट यूनिट 1। अब इस पेपर को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड होगा। थोड़ी सी चीज़ें ऐसा आपको चाहिए होंगी कि जो आपको आना ही आना चाहिए, और वो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बस आपको पता होने चाहिए सेट क्या होता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने जो पढ़ा है विदाउट कनेक्शन आपको यहाँ से पूरा एकदम कम्प्लीटली आइसोलेट टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका पहले से कोई संबंध नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस पेपर को पढ़ने के लिए आपको सेट के बारे में,
सबसेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट, और आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं तो उतना हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये सब सारी चीज़ें पता होंगी। हालांकि मैं एक बार रिकॉल कराऊंगा ताकि मुझे ना लगे कि मैंने नहीं बताया है, आप ये चीज़ ना कह सकें। तो सेट आपको पता होना चाहिए, आपको रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अगर इन 3 टॉपिक्स के बारे में आपको इनकी सिर्फ बेसिक्स पता हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं और एकदम थियरी नहीं चाहिए हमें, अगर आपको इनके सिर्फ बेसिक्स पता हैं तो हम इस पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो मेरा प्रयास रहेगा कि पहले मैं आपको बेसिक्स से इंट्रोड्यूस करा दूं, ठीक। तो एक एक थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, सेट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने सिलेबस पर आ जाएंगे, ठीक। तो आपको जैसे पता ही होगा, अगर हम सेट की बात करें, क्लास 11 से ही आपको पढ़ाया जाने लगता है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, अ कलेक्शन ऑफ। आपका नोट्स मेकिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए, आपको चीज़ें पता हैं फिर भी आप उसे लिखें। लिखने से क्या होता है, आप बिना दिमाग लगाए पढ़ सकते हैं लेकिन बिना दिमाग लगाए लिख नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। चीज़ें जो पता हो उसको भी लिखना चाहिए, आप उसमें भी नई चीज़ें निकाल सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट 2 वर्ड हैं जो यहाँ पर आपको प्रिसाइसली डिफाइन अलग से करना पड़ेगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि रिपीटेशन ना हो, साधारण सी बात है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन ना हो। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि हम बता पाएँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। एग्जैक्टली अगर कोई भी है वो उस कलेक्शन को देखता है तो सबको एक ही चीज़ दिखनी चाहिए, इल्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूँ बेस्ट नावल के सेट की, कलेक्शन में ले लूँ किसका, बेस्ट नावल का, तो हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट नावल कोई और हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, मैं बताऊँ तब भी वही एलिमेंट आए, आप बताएं तब भी वही एलिमेंट आए, पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। तो कोई भी कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड हो, उसमें रिपीटेशन ना हो रहा हो, उसी कलेक्शन को हम क्या कह देते हैं, सेट कह देते हैं, ठीक। अब सेट के बाद रिलेशन से पहले बीच में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता है रिलेशन इसी का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हमारे पास 2 सेट हैं, मान लीजिए ए है और बी है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से दिखाते हैं, और इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो क्या होते हैं, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट होते हैं, जहाँ जो पहला होता है वो पहले सेट से होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट से होता है। इसे हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड इन द सेंस दैट वी कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन, ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कॉमा ए, इस सेंस में इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब इसमें एक छोटा सा फार्मूला है, आपको पता ही होगा, अगर सेट ए में आर एलिमेंट हों और सेट बी में एस एलिमेंट हों, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, आर इंटू एस। ये सारी चीज़ें बता दी जा रही है कभी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे, अब इस समय कोरोना वगैरह चला, सब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कोई डिफ़िकल्टी लेवल तो आया नहीं, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता है, तो ऐसा ना हो कि कोई पीछे छूट जाए। तो सारी छोटी बातें भी आपको यहाँ पर बताई जाएंगी और बहुत समय नहीं लगेगा, तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो जाएगा, आर इंटू एस एलिमेंट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग रिलेशन पे। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मान लीजिए हमारे पास कोई 2 सेट है ए एंड बी। अब सेट अगर मैं सेट कहूँगा तो आप ये समझ के चलिएगा कि नॉन एम्प्टी सेट की बात हो रही है, उसमें कुछ है तभी कुछ एनालिसिस होगा। तो हमारे पास कोई 2 सेट है ए और बी, तो ए और बी अगर 2 सेट हैं तो हम हमेशा ए क्रॉस बी निकाल पाएंगे, इसको निकालने में कोई समस्या नहीं होगी, क्लियर है। और जैसे ही ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी का हम कोई भी सबसेट ले लें, आर, सबसेट को नाम दे देते हैं आर,
अगर ए क्रॉस बी का हम कोई भी सबसेट ले लें, एनी सबसेट, वो बस ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, तो ऐसे सबसेट को क्या कहा जाता है? रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। इसी को क्या डिफाइन कर देते हैं? रिलेशन को शार्ट में ऐसे लिख रहे हैं और बिटवीन को शार्ट में ऐसे ही लिखेंगे, वो थ्रू आउट द लेक्चर चलेगा, इसीलिए अभी से आपको बता देते हैं। रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसका कोई भी सबसेट अगर दिया होगा तो वो क्या कहलाएगा? रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अब सवाल ये उठता है कि दो सेट हैं तो उनके बीच में कितना रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है? तो आपको पता है कि अगर ए में आर एलिमेंट हैं और बी में एस एलिमेंट हैं तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? आर इंटू एस एलिमेंट होंगे। बात क्लियर है? और अगर किसी सेट में मान लेते हैं कोई सेट एक्स है, इसमें एन एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितना हो जाते हैं? 2 की पावर n हो जाते हैं। और रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, मीन्स ए क्रॉस बी में जितने सबसेट होंगे उनके बीच में उतना ही रिलेशन मिलेगा। अब ए क्रॉस बी में आर इंटू एस एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 2 की पावर आर एस हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी के बीच में कितने रिलेशन मिलेंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक, ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, कभी कभी एमसीक्यू पूछ लेता है छोटे छोटे एग्जाम्स में, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ये है, एक सेट में आर एलिमेंट है, दूसरे सेट में एस एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा? 2 की पावर आर एस। अब ऐसा नहीं है कि रिलेशन अगर हमें पढ़ना है तो 2 सेट लेना पड़ेगा, हम दोनों सेट को एक ही सेट ले सकते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। भाई किसी सेट का खुद से भी तो रिलेशन कुछ ना कुछ होगा। अब मान लेते हैं कि जो सेट है हमारे पास वो सिर्फ एक ही है, नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, सपोज भी है बस नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए, तो इसमें भी जो रिलेशन होगा ए के साथ वो ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। भाई बी की जगह हमने ए रख दिया तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा, तब भी उसका सबसेट बनेगा। तो वो जो सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे? रिलेशन कहलाएंगे ए और बी के बीच में। ठीक, अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। रिलेशन कितने प्रकार का होता है? ठीक, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये सिर्फ रिकॉल हो रहा है आपका, ये आपको बहुत, अगर आप नोट नहीं भी करते हैं तब भी काम चलेगा, लेकिन आप नोट करते रहिए। बाकी एग्जाम्पल्स अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप क्लास 11th की बुक उठा लीजिए, 12th की बुक उठा लीजिए, बहुत सारे प्रॉब्लम से करिए, उसको रिकॉल करिए। ठीक, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसमें जो पहला टाइप का होता है रिफ्लेक्सिव होता है। बहुत ही शॉर्ट में हम लोग बताते हुए चलेंगे इसे। रिफ्लेक्सिव, एक लाइन में इसका डिफिनेशन बताया जाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास सेट ए है और आर क्या है? एक सेट ए पर रिलेशन है, तो अगर इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मीन्स जो हमारा सेट है उसमें अगर कोई भी ए है तो ए कॉमा ए आर में होना चाहिए सभी ए के लिए। ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबका पेयर आर में अगर है तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। इट शुड बी सेल्फ रिलेटेड। ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी सेल्फ रिलेटेड। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल हम लें, मान लीजिए सेट हमारा इंटीजर है, सेट हमारा क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है, और इस पर एक रिलेशन डिफाइन कर दें कि ए रिलेटेड टू बी तभी होगा जब ए लेस देन आर इक्वल्स टू बी हो। बना सकते हैं क्योंकि ऑर्डरिंग जेड में एग्जिस्ट करती है, किसी भी दो नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर सेट जेड पर हम डिफाइन कर दें, सेट ऑफ इंटीजर पर हम एक रिलेशन डिफाइन कर दें कि कोई दो इंटीजर तभी रिलेटेड होगा जब ये रिलेशन एग्जिस्ट करे, तो क्लियर है कि ए लेस देन आर इक्वल्स टू ए होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। कम से कम इक्वल तो होगा ही होगा, लेस नहीं है तो कम, अगर एक भी इनइक्वलिटी काम करती है तो काम हो जाता है, मीन्स यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी रिलेशन में थोड़ा सा चेंज कर दें, डिफाइन कर दें ए और बी तभी रिलेटेड होगा जब स्ट्रिक्टली लेस हो,
तब क्या होगा, अब ऐसा नहीं होता है, ये किसी भी एलिमेंट के लिए नहीं होता है, एक के लिए तो बात छोड़िए, किसी के लिए भी नहीं होगा। तो अब यह रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाएगा। और एग्जांपल की बात कर लेते हैं दो चार, थोड़ा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक सेट ए है हमारे पास, ये क्या है, सेट ऑफ लाइंस है, ये क्या है, सेट ऑफ लाइंस हैं। इस सेट में बहुत सारी लाइंस रखी हुई हैं। अब एक रिलेशन हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि कोई दो लाइन तभी रिलेटेड होगी जब वो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो आप बताइए क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती है। कोई भी लाइन खुद के हमेशा पैरेलल होती है। इसका मतलब ए कॉमा ए आर में बिलोंग नहीं करेगा किसी भी लाइन के लिए, ठीक। जबकि यहाँ क्या कहता है, हर एक ए के लिए बिलोंग करना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर इसी रिलेशन में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दें कि ए बी से तभी रिलेटेड होगा जब ए बी के पैरेलल हो, तो अब बात बन जाएगी। क्योंकि हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो अब यह रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी थोड़ा थोड़ा, ठीक। आइए अब दूसरे टाइप के रिलेशन की बात करते हैं। तो पहला हो गया रिफ्लेक्सिव, दूसरा जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। सिमेट्रिक, जैसा कि ये अपने नाम से ही अपनी डिफिनीशन को बता रहा है, सिमेट्रिक मतलब सिमेट्री हो किसी टाइप की, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि यदि इफ x, y belongs to R, then this must imply that yx belongs to R। इफ देन की कंडीशन है, अगर ये है तो ये होना चाहिए। अगर 1, 2 R में है तो 2, 1 भी R में होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे एग्जांपल, इसे ज्योमेट्री के एग्जांपल से ही समझते हैं। ए हमारा क्या था, सेट ऑफ लाइंस था, क्या था, सेट ऑफ लाइंस था, ठीक। इसमें हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ए क्या हो, बी के परपेंडिकुलर हो। तो अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, तो क्या बी ए के परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है, ये क्या इंप्लाई कर देगा, अगर इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए बी के परपेंडिकुलर है, तो यह बात इंप्लाई अपने आप कर देगी कि बी भी ए के परपेंडिकुलर है, जैसा कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो यह रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। आल्दो ये देखो रिफ्लेक्सिव नहीं था, हमने पहले देखा था, ठीक। लेकिन अगर वहीं हम बात करें पैरेलल की, तो अगर ए बी के पैरेलल है तो बी भी ए के पैरेलल होगा। बात सही है, तो काम हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है, इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब जो अगला रिलेशन है वो ट्रांजिटिव, क्या रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड वन ट्रांजिटिव रिलेशन। सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। मैं इसको प्रिज्यूम कर सकता था कि आपको आता है, लेकिन हमने रिकॉल करा दे रहा हूँ इसको। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। जैसे कोरोना अभी चला था, एक को है दूसरे से मिला, दूसरा तीसरे से मिला, तो सब तीनों को हो जाता है। तो इसी टाइप का ट्रांजिशन रिलेशन होता है। ये कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी जाके मिला सी से, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो कोरोना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ए से सी में पहुँच गया है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन हो जाए तो काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए बी के परपेंडिकुलर है, ए बी से रिलेटेड हो गया, परपेंडिकुलर का रिलेशन हम लोग लेके चल रहे हैं, और बी सी के परपेंडिकुलर है। ए बी से रिलेटेड हो गया, बी सी से रिलेटेड हो गया, लेकिन क्या ए सी के परपेंडिकुलर है, नहीं है, तो यह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन वहीं पैरेलल का रिलेशन ले लें, ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो अपने आप ए सी के पैरेलल हो जाएगा। ये मतलब होता है ट्रांजिशन का, ठीक। अब एक टाइप का और रिलेशन होता है, उसको भी देख लेते हैं, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक सिमेट्री से थोड़ा सा रिलेटेड है। फोर्थ एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक
ये रिलेशन कहता है कि यदि एक्स वाई से रिलेटेड हो और वाई एक्स से रिलेटेड हो, इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू एक्स, और ये इंप्लाई कर देता है कि एक्स और वाई बराबर हैं, एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई एक्स से रिलेटेड है, अगर यह रिलेशन इस टाइप का है कि इन दोनों कंडीशन के साथ इस कंडीशन को दे देता है, एक्स को वाई के बराबर कर देता है, तो ऐसे रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यू हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक, यू हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसमें हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि कोई दो सेट तभी डिफाइन होगा, कोई दो सेट तभी रिलेटेड होगा जब क्या हो, ए बी का सबसेट हो, ए बी का सबसेट हो, ठीक। तो अब ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कैसे हुआ, अब आप देखिए ए बी का सबसेट ये वाला काम हो गया, बी ए का सबसेट ये काम हो गया। तो अगर ए बी का भी सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों सेट बराबर हैं। इसका मतलब ये कंटेनमेंट का जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। ऐसे ही आप लेस देन आर इक्वल टू का एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेट हमारा इंटीजर है, इसमें हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि ए और बी तभी रिलेटेड होंगे जब ए लेस देन आर इक्वल टू बी। अब पहला कंडीशन क्या है, लेस देन आर इक्वल टू बी, और दूसरा क्या दे देगा, बी लेस देन आर इक्वल टू ए, और दोनों कंबाइंड होकर क्या दे देंगे, ए बराबर बी। तो यह रिलेशन में क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। बात सही है, ठीक। तो रिलेशन में हम इतने ही टाइप का देखते हैं, मेनली इन्हीं का हमें काम पड़ेगा, और हो सकता है एंटी सिमेट्रिक का भी काम ना पड़े, हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से भी काम हमारा चल जाए, ठीक। अब इसमें जो एक नाम आता है इक्विवेलेंस रिलेशन का, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, और कैसे इंपॉर्टेंट होगा इसे अभी हम लोग आगे समझेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि कुछ नहीं होता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो जाए, जो सिमेट्रिक हो और जो ट्रांजिटिव हो, तीनों जो हो जाए उसी रिलेशन को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। बात ठीक। और इन तीनों को हमने समझ ही लिया क्या होता है। अब देखिए खास बात, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको अब और कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता थी, ये मैं जानता हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि इन सब का क्या यूज़ है, ये रिलेशन वगैरह हमने क्यों पढ़ लिया, ठीक। इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे, रिफ्लेक्सिव है तो क्या पा जाएंगे, सिमेट्रिक है तो क्या पा जाएंगे, ट्रांजिटिव है तो क्या पा जाएंगे, इक्विवेलेंस हो गया तो क्या फ़ायदा होगा, इन सब बातों को अब हम लोग देखेंगे। अब एक सेट लेते हैं प्रॉपरली, लेट एक्स मान लेते हैं कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। ये चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर के एनालिसिस में पढ़ाई गई होंगी, लेकिन यहाँ पर रिकॉल हो जा रहा है। बी एनी सेट, बी एनी सेट, ठीक। नॉन एम्प्टी को हमने वहाँ ब्रैकेट में इंक्लूड कर दिया है। और मान लेते हैं इस पर एक रिलेशन आर है, जो कि कैसा है, इक्विवेलेंस है। लेट आर बी एनी इक्विवेलेंस रिलेशन, आर बी एनी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स। आर क्या है, कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब क्या होता है कि जब भी रिलेशन इक्विवेलेंस होता है तो हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास मिलती है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि रिलेशन इक्विवेलेंस हो तभी मिलेगा, इक्विवेलेंस क्लासेस वैसे भी एग्जिस्ट करती हैं हर एक एलिमेंट की। बस ये हो सकता है कि उसमें हो सकता है सिंगल ऐड खुद ही हो, ठीक। तो
तो ऐसा नहीं है कि अगर इक्विवेलेंस नहीं है तो क्लास नहीं मिलेगी, एम्प्टी मिल सकता है, लेकिन हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको डिफाइन करने में कोई समस्या नहीं होगी। बट इन जनरली जब भी इक्विवेलेंस क्लास की बात की जाती है, हम रिलेशन को अपने इक्विवेलेंस ही रखते हैं, और ऐसा क्यों रखते हैं वो हमारा अगला थ्योरम बताएगा कि इक्विवेलेंस ही क्यों लिया जाता है। तो इक्विवेलेंस क्लास जो होती है किसी एलिमेंट की, उसे हम पहले ले लेते हैं एलिमेंट, लेट ए बिलोंग्स टू एक्स। तो स्मॉल ए जो है इसका जो इक्विवेलेंस क्लास होगा हम उसे ए बार से डिनोट करते हैं या ब्रैकेट ए में लिखते हैं। और ये डिफाइन क्या होता है, ये ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो कि क्या हो, बी से रिलेटेड हो, जो कि क्या हो, बी से रिलेटेड हो। ठीक, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए से रिलेटेड हो उनको ए की इक्विवेलेंस क्लास कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेट एक्स है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ठीक, इन पर एक रिलेशन आर डिफाइंड है। मान लीजिए ये हमारा स्मॉल ए है जिसका हमें क्लास निकालना है। तो ये जो आर रिलेशन है ये क्या करेगा, ए को किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट कराएगा। मान लीजिए ए को इससे जोड़ दिया, ए को इससे जोड़ दिया, ए को इससे जोड़ दिया, तो ये जो एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा, इन एलिमेंट्स का जो एक सेट बनेगा उसी को क्या कहेंगे, ए की इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे। अब इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टीज़ भी आपको विद प्रूफ बीएससी फर्स्ट ईयर में दी जाती है। मैं प्रॉपर्टीज़ को आपके लिए लिखता हूँ कि इस इक्विवेलेंस क्लास के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जो पहला इसमें प्रॉपर्टी आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास के पास क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जो पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई दो क्लास हम निकालें तो या तो ये एम्प्टी होंगी, मीन्स किसी दो एलिमेंट की क्लास डिसजॉइंट होंगी, या तो दोनों क्लासेस एक दूसरे के बराबर होंगी। इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। ठीक, मीन्स हम इनका कोई सबसेट नहीं पा सकते हैं। या तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा या तो दोनों क्लासेस ही बराबर हो जाएंगे, दोनों क्लासेस ही बराबर हो जाएंगी। अब ये किस केस में होता है कि अगर ए और बी रिलेटेड नहीं है, अगर ए और बी रिलेटेड नहीं है तो क्लास हमेशा एम्प्टी आती है। और अगर ए और बी रिलेटेड हो गए, कोई भी दो एलिमेंट अगर रिलेटेड हो गए तो उनकी क्लास आइडेंटिकल हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है कि अगर हम इक्विवेलेंस क्लासेस का, एक्स के एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन ले लें तो वो पूरे पूरे एक्स के बराबर हो जाता है। अब बात देखिए यहाँ से क्या निकल के आती है। ये दोनों बातें कंबाइंड रूप से ये कहती हैं कि अगर कोई सेट एक्स है और उस पर हमारे पास कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, इफ वी हैव अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स एंड आर बी एनी इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। और ये कहता है कि जो आर है, आर की वजह से ही इक्विवेलेंस क्लासेस मिली हैं। तो आर की वजह से क्या हो गया, एक्स जो हमारा हो गया ये यूनियन हो गया किसका, यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस हो गया, यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस हो गया। मीन्स जो कोई भी सेट है अगर उस पर एक रिलेशन है तो वो क्या करेगा, एक्स को उसके एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लासेस की यूनियन में एक्सप्रेस कर देगा, जो बात ये कहता है। और वो क्लासेस क्या होंगी, या तो आइडेंटिकल होंगी या तो डिसजॉइंट होंगी। किसी भी दो क्लास में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या तो दोनों एक साथ ओवरलैप कर देंगी। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक्स सेट है, आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो जो ये आर है ये कैपिटल एक्स के पार्टीशन का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कैपिटल एक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दे रहा है।
और ये पार्ट्स क्या हैं, ये अलग अलग एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लासेज हैं, सबको यूनियन कर देंगे तो पूरा पूरा x मिल जाएगा। बात ठीक। अब इसी चीज़ को एक नाम दिया जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। अब हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे कि ये क्या है थ्योरम। ये प्रॉपर्टीज़ आप लोग प्रॉपरली लिख लेंगे। प्रूफ की आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इनका फ्रिक्वेंटली थ्योरम्स में यूज़ होता रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस क्लास क्या है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरम है, इसीलिए इसको फंडामेंटल नाम दिया गया है। अक्सर जिन थ्योरम्स के आगे फंडामेंटल थ्योरम दिया गया मतलब कि वो एकदम सेंट्रल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उनको फंडामेंटल नाम दिया जाता है। मीन्स उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो हेडिंग दे लेते हैं थ्योरम है ये, और इसका नाम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं, क्योंकि रिलेशन आ जाएगा इक्विवेलेंस तो क्लास अपने आप आ जाएगी। ठीक। अब ये थ्योरम क्या कहता है कि सपोज वी हैव अ नॉन एम्प्टी सेट x, लेट x बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक, x हमारे पास क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। देन एनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैपिटल R, देन एनी इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन कैपिटल R अगर x पे है, देन एनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैपिटल R डिटरमाइंस अ पार्टीशन, डिटरमाइंस अ पार्टीशन ऑफ x, डिटरमाइंस अ पार्टीशन ऑफ x। मीन्स कोई भी रिलेशन है तो वो x का पार्टीशन कर देगा। और पार्टीशन आपको पता होगा, अगर x कोई भी सेट है और इसके बहुत सारे मान लीजिए सबसेट हैं, ए बी सी डी डॉट 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 बहुत सारे हैं, तो अगर x को हम इनके सबसेट्स के यूनियन में एक्सप्रेस कर पाएँ और सारे सबसेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो फाई हो, मीन्स किसी भी में कुछ भी कॉमन ना हो, वो डिसजॉइंट हो, सारे एक दूसरे से डिसजॉइंट हो, म्यूचुअली डिसजॉइंट भी कह सकते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इन सबसेट्स को x का पार्टीशन कहा जा सकता है। ठीक, कहा जाता है। तो वही ये कह रहा है कि अगर हमारे पास सेट x है, उस पर कोई भी रिलेशन R इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, तो वो क्या करेगा, x का पार्टीशन कर देगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। अब कन्वर्स क्या बना, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। कन्वर्स का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास सेट x को पहले से ही पार्टीशन करके दे दिया, सेट x का हमें पार्टीशन दे दिया, मीन्स ऐसे सबसेट्स का कलेक्शन दे दिया कि जिनका यूनियन करें तो x मिल जाए और इनमें आपस में किसी भी दो का इंटरसेक्शन ले तो वो फाई हो। तो कहता है कि अगर पार्टीशन दिया है तो उसके मदद से हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं अपने सेट कैपिटल x पर। तो एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं, क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कहता है कि x हमारे पास कोई भी सेट है नॉन एम्प्टी, अगर उस पर कोई रिलेशन R है तो उसकी मदद से एक हमें x का पार्टीशन मिल जाएगा। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पहले से x का पार्टीशन दिया है तो उन पार्टीशंस की मदद से एक इक्विवेलेंस रिलेशन हम बना पाएंगे। तो इस थ्योरम का निचोड़ क्या है, ये थ्योरम क्या कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ x। क्योंकि x को हम जितने तरीके से पार्टीशन कर पाएंगे उतना इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर लेंगे इस थ्योरम की मदद से। तो इसका निचोड़ क्या हो गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एनी सेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ x। जितना पार्टीशन कर पाएंगे, जितने प्रकार से पार्टीशन कर पाएंगे, उतने ही टाइप का हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे। बात ठीक है। चलिए इसका प्रूफ भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा, बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस
रिलेशन का स्टेटमेंट आप लोग लिख लिए होंगे। प्रूफ के दो पार्ट होंगे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट। एक बार इक्विवेलेंस रिलेशन मान के चलेंगे, एक पार्टीशन निकालेंगे, और एक बार पार्टीशन लेके चलेंगे, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग बनाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं प्रूफ क्या है, पहले क्या मान लेते हैं, सपोज या लेट कैपिटल आर बी एनी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स, एनी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स। ठीक, अगर आर कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमें दिखाना है, एक पार्टीशन मिल जाएगा जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। बस आप प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस लिख दीजिए। क्लियरली व्हेन आर इज इक्विवेलेंस देन वी विल गेट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, या स्मॉल ए कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हर एक एलिमेंट का हमें इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा सच दैट, क्या प्रॉपर्टी है कि या तो इक्विवेलेंस क्लासेस डिसजॉइंट होंगी या टोटली ओवरलैप करेंगी। ठीक, और दूसरा क्या है कि इनका यूनियन करने पर हमें पूरा एक्स मिल जाएगा। तो यही तो बात है, तो यही तो बात कह रहा है, यही तो पार्टीशन है कि ऐसा हो कि एक्स हमारा छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाए और पार्ट्स क्या हो, डिसजॉइंट हो। तो डिसजॉइंट हो गया और सबका यूनियन एक्स के बराबर हो गया। तो बात सही है। तो रिलेशन की मदद से पार्टीशन तो ऑब्वियस हो गया, इसका कन्वर्स इंटरेस्टिंग होगा, कन्वर्स हमें बनाना है। एक पार्ट का प्रूफ हो गया, हमने कहा ही था छोटा सा है, बस आपको समझना है। कन्वर्स क्या मान लेते हैं, कन्वर्सली मान लेते हैं, सपोज वी हैव अ पार्टीशन ऑफ एक्स, सपोज वी हैव अ पार्टीशन ऑफ एक्स। अब हमें दिखाना है कि इस पार्टीशन, जो भी पार्टीशन हो, कोई प्रिसाइसली हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बस ये मान के चल रहे हैं कि पार्टीशन है। यही तो मैथमेटिक्स की ब्यूटी है, इन जनरल प्रूफ देता है, जनरल प्रूफ देता है। एक बार प्रूफ हो गया तो फिर यूनिवर्सल हो गया, वो हमेशा ही सत्य होगा। ठीक, उसको डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे एब्सोल्यूट साइंस भी कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि वी हैव अ पार्टीशन ऑफ एक्स। अब हमें क्या करना है, इस पार्टीशन की मदद से एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। तो पार्टीशन का मतलब क्या है, एक्स है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में, डिसजॉइंट पार्ट्स में, ये बात आप ध्यान रखेंगे, कैसे भी आप तोड़ दीजिए, ये क्या है, डिसजॉइंट पार्ट में बटा हुआ है। सब पार्ट का यूनियन करेंगे एक्स आ जाएगा, और किसी भी दो पार्ट का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई आएगा। पार्टीशन का डिफिनीशन। अब देखिए, एक रिलेशन हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं कि एक्स का कोई भी दो एलिमेंट तभी रिलेटेड होगा। डिफाइन अ रिलेशन, एक रिलेशन हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक्स का कोई भी दो एलिमेंट, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन एक्स सच दैट कि ए कॉमा बी तभी आर में होगा, ए और बी तभी रिलेटेड होंगे इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर इन सेम क्लास, ए एंड बी आर इन सेम क्लास, दोनों क्या हो, सेम ही क्लास में हो, या तो दोनों इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, मीन्स कोई भी दो एलिमेंट तभी रिलेटेड हैं जब दोनों की इक्विवेलेंस क्लास सेम हो। बात यही तो हुई, अगर एक ही क्लास में है तो इक्विवेलेंस क्लास दोनों की सेम हो जाएगी। तो ये हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब हमें इसे दिखाना है कि ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। जैसे पहले देन आर इज इक्विवेलेंस, और उसके बाद तीनों कंडीशन हम लोग दिखाते हैं। देन क्लेम करते हैं हम लोग, क्लेम ये किया हमने, आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जिस ऑर्डर में लिखा जा रहा है इसी ऑर्डर में आपको लिखना है, जहाँ जहाँ जब लिखा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे तो तुरंत फट से हट जाएगा वो कहाँ से क्या लिखा गया। तो एक एक लाइन आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। तो आर को हमें क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस दिखाना है। तो इसके लिए पहले हमें क्या दिखाना होगा, रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा। रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। तो आप बताइए, क्लियरली लिखना है।
ए हमेशा अपने इक्विवेलेंस क्लास में होगा, क्योंकि रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट तभी रिलेटेड होंगे जब वो एक ही क्लास में हो, और हमें पता है हर एक एलिमेंट खुद की क्लास में होता है। तो ए हमेशा इसमें होगा, तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ए कॉमा ए एक्स में आर में है। तो यह रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की सेकंड सिमेट्रिक। अब आप देखिए, सिमेट्रिक कहता है कि हमें ए और बी को रिलेटेड लेके चलना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि बी कॉमा ए भी आर में होगा। आप बताइए रिलेशन हमारा आर कैसे डिफाइंड है कि कोई दो तभी रिलेटेड है जब वो क्लास में हो, सेम ही क्लास में हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी की क्लास में है, तो क्या बी ए की क्लास में नहीं होगा? अगर बी ए की क्लास में नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वो दूसरे क्लास में चला जाएगा, तो ए भी बी के क्लास में नहीं रह जाएगा। तो ये तुरंत ऑब्वियस है, तुरंत इंप्लाई कर देगा कि बी भी ए की क्लास में है। इस तरह से सिमेट्रिक हो जाएगा। एंड सिमिलर फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये भी बहुत ही ऑब्वियस है, बस आपको लिखना था इसमें और समझना, सारी बातें दिमाग में करनी थी, बस पेपर्स में एक उसको नोटेशन दे देना था। अगर ए कॉमा बी आर में है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी सेम क्लास में हो गए। बी कॉमा सी आर में है, इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी सेम क्लास में हो गए। ये कह रहा है ए और बी सेम क्लास में है, ये कह रहा है बी और सी सेम क्लास में है। तो ए और बी सेम क्लास में है, तो जिस क्लास में सी है उसी बी वाले में ही तो है। तो ये अपने आप क्या इंप्लाई कर देगा, ए और सी भी एक ही क्लास में है। तो यह रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, और इस तरह से हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो ये क्या कहता है बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरम है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट पे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं ये निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्टीशन करना कंपैरेटिवली इससे आसान होगा। तो ये बेसिकली यही कहता है कि किसी भी सेट के जितने पार्टीशन किए जा सकते हैं उस पर उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, और जितने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं उतना ही पार्टीशन, उतने टाइप से हम अपने सेट को पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन। रिलेशन में हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ बताना होगा। अब इनवर्स ऑफ रिलेशन, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हो गई जो कि फर्स्ट ईयर में ही आपने देखा था। मेनली मेरा मोटो था ये बताना, इसीलिए हमने पूरी डेफिनेशंस आपको बताई। अब अभी शुरुआत है तो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं हम लोग, इतने पे रोक देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शन देखेंगे, फंक्शन के टाइप्स देखेंगे, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो हमारी काम की होगी, जो हमारी स्टडी में काम आएगी ग्रुप थ्योरी के, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली ग्रुप पर आ जाएंगे। तो कल के ही लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग ग्रुप पर आ जाएंगे, प्रॉपरली अपने सिलेबस पे आ जाएंगे बेसिक को करते हुए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।